हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि वहां का राजनीतिक परिदृश्य भी हर पल बदल रहा है। आ, क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं पता। समय के घर में बहुत कुछ छुपा हुआ है और आ, इस मामले में बहुत सारी घटनाएं जो अभी रिसेंटली घटी हैं उसमें लखीमपुर खीरी भी है। इसके अलावा किसान आंदोलन अपने एक दूसरे रूप में सामने आना शुरू हो गया है। ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी दोनों के परिदृश्य में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हो रहा है, जमीन पर क्या है, कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं, क्या संभावनाएं वहां से इमर्ज हो रही हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कार्तिकेय बत्रा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। इस समय अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है बत्रा साहब। नमस्कार। बत्रा साहब, आप तो एक गहन रिसर्चर हैं और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इतनी यंग एज में आप जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं। अनुभव बहुत गहरा है आपका। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को और खासतौर से राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। सबसे पहले टिप्पणी लेना चाहूंगा, हो क्या रहा है? दिनेश सर, इस समय जो माहौल है उसमें कह सकते हैं कि एक तरफ भाजपा है जी और एक तरफ सपा है, और ये दोनों कहीं ना कहीं मेन कंटेंडर्स माने जा रहे हैं। जी बीएसपी इस समय तक एटलीस्ट अभी कुछ खास उन्होंने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन बीएसपी का हमेशा रहता है कि वो चुनाव से कुछ समय पहले ही पत्ते खोलना शुरू करते हैं। जी लेकिन एज ऑफ नाउ वो अभी कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। जी और जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी शो से पहले भी हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस यूपी में नॉन एग्जिस्टेंट है, एटलीस्ट जी इस इलेक्शन के लिए। जी तो जो भी उनकी प्रेजेंस इस समय दिख रही है आपको, चाहे वो लखीमपुर खेड़ी का मामला हो या पिछले साल जो हाथरस का मामला हुआ था, जी उसका इन चुनाव पर कुछ खास फर्क पड़ेगा सीटों के रूप में मुझे नहीं लगता। हाँ, जी अगर ये मेहनत ऐसे करते रहे प्रियंका जी और राहुल जी और जिनका संगठन है, अगर ये ऐसे मेहनत करते रहे उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 महीनों में, तो तो जरूर ये है कि सीट वोट शेयर बढ़ेगा और कुछ सीटों का भी इजाफा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अभी भी एक मार्जिनल प्लेयर ही है। जी और जो लड़ाई है वो भाजपा और सपा की है। और जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सी वोटर का जो सर्वे आया है रिसेंट, जी उसमें भी यही बताया जा रहा है कि भाजपा इस समय तकरीबन 250 सीट के आसपास है, 400 में से, तो कंफर्टेबल मेजोरिटी है। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी 150 से कम है, तो 125 से थोड़ा सा ऊपर है पर 150 से कम है। जी लेकिन इसके पीछे ये भी एक सत्य है कि पिछले कुछ समय में समाजवादी ने गेन किया है। जी अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो समाजवादी गेन कर रही है, जो सी वोटर का डेटा बता रहा है, वो भाजपा के कोटे से नहीं गेन कर रही है। वो जो स्विंग आ रहा है वो कांग्रेस के वोट से आ रहा है जी या बसपा के वोट से आ रहा है। जी जी तो जब तक आप भाजपा का कोर वोट अपनी तरफ खींचने में, या कोर भी नहीं, स्विंग वोट, अगर कोर वोट तो खैर आप नहीं खींच पाएंगे, पर जब तक आप वो स्विंग वोट जो भाजपा के पास जा रहा है उसको अपनी तरफ नहीं लाने में सफल होते, तब तक एक ऊपरी सीमा है जिसने ऊपर आप जा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का वोट एक सर्टेन परसेंटेज है, वो भी आप अगर जैसे तृणमूल ने ले लिया वो बंगाल में, लेकिन कांग्रेस का यूपी में उससे भी कम वोट शेयर है। जी तो आप कितना ही ले पाएंगे। सेम विद बसपा। बसपा जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है बसपा आगे जाके कुछ ऐसी गेम खेल दे जो हमें पता भी नहीं। तो ये इस समय ये मोटा मोटा परिदृश्य बन रहा है। यहाँ पर आपने बात की कि जो भी वोट बैंक एसपी के पास आ रहा है वो बेसिकली कांग्रेस का बचा हम्म। खुचा वोट बैंक है। हम्म। वो डाइवर्जन हो रहा है या थोड़ा बहुत बीएसपी से। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसानों का इतना बड़ा देखा जाए तो गढ़ है और जो पहले भाजपा के साथ में था, तो क्या उसके अंदर जो कुछ जो टूट दिखाई दे रही है भाजपा के खिलाफ, उसको इस सर्वे के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल किया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर एक इलाका है जहां पर सपा और आरएलडी ये अच्छा करेंगे, वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर ये जरूर दिखाया जा हम्म। रहा है। लेकिन उसकी असर पूर्वांचल में कितनी होगी, बुंदेलखंड में कितना होगा, हम्म। अवध में जाके आगे कितना होगा, ये अभी पूर्वांचल तो खैर
बहुत आगे की बात हो जाती है, लेकिन अवध तक भी अगर पहुंच जाता है उसका, तो ये देखना जरूरी होगा। लेकिन जरूर है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं उन सब पर किसान आंदोलन का असर पड़ रहा है। और अब जो ये लखीमपुर खीरी का किस्सा हुआ है, इससे जी तराई का जो इलाका है, ये जो जी नेपाल से लगता है जी ऊपर, जी जी और साथ में वहां प्रियंका गांधी, वरुण गांधी को भी जो हटा दिया, मेनका गांधी और वरुण गांधी के साथ भी जो अब हुआ है, तो हालांकि वो मतलब लिमिटेड लीडर्स हैं, लेकिन उस इलाके में जितना भी उनका इन्फ्लुएंस है, अगर वहां उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं तो उस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इनका जो सर्वे था ये 4 अक्टूबर तक का था, जो आखिरी सर्वे आया है। पिछले 6 दिन में गंगा में बहुत पानी बह चुका है, तो बिल्कुल। इसका भी असर होगा। लेकिन सेम बात मैं उल्टे तरीके से भी कह सकता हूँ कि देखिए, हम देख रहे हैं कि किसानों की मृत्यु हुई है, लेकिन भाजपा के पास एक और मुद्दा भी है कि किसानों की मृत्यु के बाद भाजपाई लोगों की भी लिंचिंग हुई, हम्म तो वो उसको भी एक मुद्दा बना सकते हैं। तो वो उसमें से कौन सा नैरेटिव ज्यादा चलता है, कौन सा वोटर को अट्रैक्ट कर पाता है, सहानुभूति दिलवा पाता है, ज्यादा वोटों में तब्दील करवा पाता है, ये सब इस पर निर्भर करेगा। एक चीज और है, पिछले कुछ 1-2 महीनों से एक ऐसा परसेप्शन इमर्ज हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कन्फ्रंट करने का निश्चय कर लिया है आउटराइटली। वो जी। उनको या तो कंडेम करेंगे या कुछ भी करेंगे, मतलब कहने को तो कहेंगे वो अन्नदाता है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन शायद वो उनको हाशिए पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू डू नॉट मैटर इन माय पिक्चर। नहीं हरियाणा में सर, भी इसके ऐसा हो रहा पहले है। मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव के संदर्भ में, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी जी, जरूर जरूर। किसानों के मुद्दे पर मैं जरूर आऊंगा, जरूर बात कि पता नहीं आपने आपने इस बात पे चर्चा करी है अपने चैनल पर या नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर राष्ट्रपति के चुनाव पर होगा। जी भाजपा की इलेक्टोरल कॉलेज में इस समय जो स्थिति है, अगर वो फिर से अगर वो केवल सरकार बना पाते हैं 200 सवा 200 सीट के बीच में, तो उन्हें दिक्कत हुई। जी क्योंकि पिछले चुनाव और अब 2017 और 22 के राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने कई सारे राज्य खोए हैं, जी छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इन राज्यों से जो कमी आई है उनके इलेक्टोरल कॉलेज के नंबर्स में, वो यूपी से कॉम्पनसेट होना है। और यूपी का जो एक शेयर है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो काफी हाई रहता है पर एमएलए। जी तो अगर फिर से भाजपा ये 300 सीट नहीं ला पाती है 400 बार 403 में, तो वो एक अलग अतिक्रम बन सकता है। तो इस पर भी ध्यान सबका रहेगा। इसमें तो एक लेकिन आउटराइट स्वीप चाहिए भाजपा को फिर से 17 की तरह। जी, ये कार्तिकेय जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाजपा के पास बहुत सारे एलाइज ऐसे हैं जो प्रेसिडेंशियल पोल में उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो बीजेडी है उड़ीसा से, या फिर केसीआर हैं, या जी। वाईएसआर कांग्रेस है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे बीजेपी के एलाइज हैं। सिर्फ ऐसा है कि वो एनडीए में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो उनका रवैया रहा है वो हमेशा सरकार के पक्ष में ही रहा है। हाँ, थोड़ा लॉस उनको तमिलनाडु में सहना पड़ेगा क्योंकि वहां पे डीएमके आई है, तो एक स्ट्रॉन्ग वहां पर सपोर्ट थी एडीएमके की जो अब कम हुई है। लेकिन अगर जितनी वहां कम हुई है तो उससे ज्यादा उनकी बंगाल की असेंबली में बढ़ी भी है उनकी नंबर, ऐसी बात नहीं है। तो तो ये इसमें आप चीजें। सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो सॉरी। जी जी, आप अब बात नहीं, कहिए। इसमें वाईएसआरसीपी और टीआरएस का काफी रोल रहेगा। जी अगर वाईएसआरसीपी और टीआरएस सपोर्ट दे देते हैं और बीजेडी, ऐसा कि आपने कहा, तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना आए। जी, लेकिन इस पे डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन कैसा कैंडिडेट खड़ा करती है। उन्होंने हमेशा लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हैवी लॉस हो गया, जी मतलब लॉस, गवर्नमेंट का लॉस नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए गवर्नमेंट बन भी जाती है लेकिन सीटों का लॉस हो गया, तो फिर ये जो अलाइज हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वोट करेंगे, फिर ये भी अपनी बार्गेनिंग करेंगे कुछ। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैं बस एक नया एंगल छेड़ रहा हूँ, बहुत सारे गणित के समीकरण पॉसिबल हैं। नहीं, इसके ऊपर अभी थोड़ी सी बहस इमर्ज होनी शुरू हो गई है जी, मैं पिछले। वही कह रहा हूँ कि मैं बस एक तड़का दे रहा हूँ आपको, और एक और कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसका एक एडिशनल संदर्भ है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर असर दिखेगा। हम एक काम सॉरी, आपका करेंगे। जो किसान हाँ, आंदोलन का सवाल था, मैं उस मैं पर आता आता हूँ। हूँ, हम एक काम करेंगे इसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर हम अगले कुछ दिनों के अंदर आपके साथ एक स्पेशलाइज शो करेंगे श्योर, इसके ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि उसमें आ, समझा आपकी सकते हैं कि कैसे होता है ये जी चुनाव, जी इसमें कैसे जी कैसे चीज। जी जी, तो उसकी महत्ता क्या रहेगी, तो वहां पर अगर कुछ छोटा मोटा उलट पलट होता है तो सरकार के लिए वो एक सेटबैक साबित हो सकता है। खैर,
अब आते हैं कि सरकार किसानों को, खास तौर से भाजपा सरकार, केंद्र सरकार भी और उसकी देखा-देख राज्य सरकारें भी, जो उनका रवैया है किसानों के प्रति कन्फ्रंट करने पे है। खट्टर सरकार ने तो ओपनली जाहिर कर दिया उसको बिल्कुल कि हाँ, उनको बस लठ तैयार कर लो और सब कुछ कर लो। ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट को किसान वर्सेस रेस्ट में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही जी। है और कुछ ऐसा ही प्रयास हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आए वहां भी हो, एक्चुअली देखा जाए तो। आपको क्या लगता है इस मामले में, क्या ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं? ये क्या नई नीति है भाजपा की? नहीं, बहुत साफ नीति है कि देखिए हम एक लेवल तक झुकेंगे, उसके बाद आप हमसे कुछ उम्मीद ना रखें। भाजपा ने इस साल के शुरुआत में कह दिया था कि हम इन तीनों कानूनों को स्थगित कर देते हैं, 1.5 साल के लिए हमारा आखिरी ऑफर है, लेकिन अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो खड़े हुए हैं भाजपा वाले। हमने तो कहा था बंगाल चुनाव के बाद अगर हारेंगे तो देखिए भाजपा का रुख शायद नरम हो जाएगा किसान आंदोलन की तरफ, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेजन इट आउट, कि मतलब जी। जिसे कहते हैं ना कि अडिग रहना, कि देखिए कोई बात नहीं, आप कुछ भी मुझे बोल लो, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने जो बात बोल दी वो सत्य है और वही रहेगा। तो ये एक नया, ये ताकत का अहंकार है, सत्ता का अहंकार है, या कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि किसी प्रकार का ऑपोजिशन जो पार्टी को लगता है, भाजपा को लगता है कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, या उनको ऐसा व्यतीत होता है कि हमें कमजोर दिखाने पर आमादा है, तो हम इसको नहीं सहन करेंगे। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत समय से अब साफ हो रहा है कि आप चाहे जेएनयू, वो जो पूरा जो एनआरसी को लेकर हुआ था, जेएनयू में जैसे बहुत ही मतलब शर्मनाक जो हमें चित्र दिखे कि लोगों की पिटाई हो रही थी उसके काले मास्क लगाकर। तो ये तो साफ ट्रेंड है कि देखिए एक हद तक आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद देखिए हम हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, हम इसे एक्सर्ट करेंगे। फर्क बस ये है किसान आंदोलन के साथ कि किसान आंदोलन पर आप एक पॉइंट के बियॉन्ड ज्यादा रूड भी नहीं हो सकते, क्योंकि किसानी से पूरे देश का इमोशन जुड़ा है। हम आज भी जय जवान जय किसान करते हैं। तो जवान और किसान जो हैं, जो हमारे जो आर्मी के जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, और किसान, इनसे भारत का एक इमोशनल लगाव, क्योंकि सबसे निचले तबके के लोग वहां इन दो प्रोफेशंस में जाते हैं। तो इसलिए आप ओपनली बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फार्मर लाइन भी लेते हुए नहीं दिख सकते, क्योंकि उससे फिर असर पड़ सकता है। लेकिन ये है कि एक स्टेलमेट बना हुआ है, इसे ना गेम ऑफ स्टेलमेट बोलते हैं अंग्रेजी में, और वेट कर रहे हैं कौन पहले पलक झपकेगा, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। एक मुद्दा और है, आप और एक और बात में दिनेश, ये भी होता है ना कि जैसे जैसे कोई एक आंदोलन लंबा होता है ना, उसमें दोनों साइड की गलतियां करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती है। जी। तो फिर आप देखते हैं कौन पहले गलती करता है। तो ये लखीमपुर खेड़ी में जो हुआ, ये सरकार की एक गलती मानी जाएगी, या सरकार की तरफ जो पार्टी थी, लेकिन फिर साथ में लिंचिंग भी हो गई, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन में। अब वो कितना कैसे प्ले करेगा ये डिपेंड करता है। एक और परसेप्शन इमर्ज हो रहा है केंद्र सरकार का, भाजपा सरकारों का भी, कि दे आर प्रूविंग टू बी एक्सट्रीमली हार्डकोर। इतने हार्डकोर कि अब उनके ऊपर कुछ मुद्दों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है, जैसे कि महंगाई की बात कोई मुद्दा नहीं है। अभी पिछले 18 महीने के अंदर इंडिया में डीजल के भाव सिर्फ 34 रुपए पर लीटर बढ़े हैं सर, 34 रुपीज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की काफी हेडलाइन रिपोर्ट है मुंबई के अंदर आज। जी। 34 रुपीज का राइज एक जमाना था जब 8 आने बढ़ते थे तो सरकारें हिलना शुरू हो जाती थी। करेक्ट है। आज 34 रुपीज के राइस पे, पर लीटर पे, कोई चू नहीं करता, रोष नहीं, विरोध नहीं, आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं है कहीं पर। आप सोचिए इस परिस्थिति को। और उसके बाद सरकार शायद ये रवैये पे, तुम जितना बोलोगे मेरे खिलाफ या कोशिश करोगे कि तुम क्यों बढ़ा रहे हो, हम अगले दिन और बढ़ा देंगे, हम देखते तुम कर क्या सकते हो। ये जो एक टेंडेंसी निकल कर आई है कि आई विल डू एनीथिंग, मैं 35 रुपए का माल 135 में बेचूंगा, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। एक जिसे आप ब्रेजननेस, आपने एक वर्ड कहा था, एक हार्डकोर एटीट्यूड है कि आई केयर टू हुट्स फॉर यू, हु आर यू आर नथिंग। आपने मुझे 5 साल के लिए मैंडेट दिया तो मैं 5 साल में जो चाहूं कर सकता हूं, आप मुझे स्टॉप नहीं कर सकते। इस किस्म की
ये संवेदनहीनता नहीं है, ये संवेदन शून्यता है। हम उस स्टेट में एंटर कर गए हैं। क्या इन बातों का उत्तर प्रदेश के चुनाव पे वास्तव में कोई असर नहीं पड़ेगा? तो इसका जवाब मैं आपको एक पॉपुलिस्ट तरीके से भी दे सकता हूँ कि देखिए ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल गलत है, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल इलेक्टोरल आइडिया भी समझा सकता हूँ। तो मैं दूसरा प्रेफर करूंगा। 2 महीना पहले तकरीबन सी वोटर का एक और सर्वे आया था, तो उसमें बात इंडिया टुडे के साथ एक्सिस का आया था, सी वोटर का मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनसे पूछा गया था लोगों से कि सबसे बड़ी जो सरकार की विफलताएं हैं वो क्या है। सबने बोला देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, प्राइस है, सबसे बड़ी विफलता है। सबसे बड़ी सफलताएं क्या है? 370 राम मंदिर, राष्ट्रवाद। ठीक। और उसके बाद बोला कि अगर अच्छा 2 चाइल्ड पॉलिसी आएगी तो सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ। तो सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, बोले हाँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वोट दिया जा रहा है बीजेपी के लिए, क्या वो इन मुद्दों पर दिया जा भी रहा है? आप और मैं अर्थशास्त्र की बात करते हैं, हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जो कोर वोटर है भाजपा का, क्या वो इन मुद्दों पर वोट भी कर रहे हैं? जो स्विंग वोटर भी भाजपा के पास आ रहे हैं, वो किन मुद्दों पर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए वोट तो अंततः एक ही होता है, मुद्दे आपके पास 10-12 होते हैं, लेकिन वोट अंततः एक ही होता है। और बहुत बड़ी एक कैटेगरी होती है वोटर्स की, जो आखिरी 1-2 दिन में अपना मन बनाते हैं वोट करने का कि हम किस तरफ जाएंगे। तो वो किन मुद्दों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? तो एक जो मोदी जी के और भाजपा के अंडर एक चीज जो हुई है वो है री इमेजिनिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, कि रिकंस्ट्रक्टिंग कि हम कौन है, हम कहां से आए हैं। उसको आप कितना सही माने कितना गलत माने वो आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी तालीम क्या है, आपकी समझ कितनी, आपकी संवेदनशीलता कितनी। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो वोटर्स हैं, जो ये मानते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, डीजल 100 रुपए है ना, कोई बात नहीं, लेकिन भैया ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं इस सरकार ने जो पहले की सरकार नहीं कर पाई, देश को गौरव प्रदान किया है इस सरकार ने। तो अगर आप उस मानसिकता को समझें तो आप समझ पाएंगे कि इतना रोष क्यों नहीं है। और मैं खुद हैरान होता हूं कि उस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 25-30 पैसे बढ़ता था या 50 पैसे बढ़ता था तो हल्ला हो जाता था, सरकार के अपने अलायंस पार्टनर्स उनके गर्दन पे छुरा लेके खड़े हो जाते थे। मुझे याद है ममता बनर्जी जी उस समय बहुत अग्रेसिव हो जाती थी इन मुद्दों पर। लेकिन आज कोई अलायंस प्रेशर नहीं है, फुल मेजोरिटी की सरकार है। साथ में जो विपक्ष है वो भी अभी खोज रहा है अपनी स्पेस की, हम किन मुद्दों को उठाएं किन मुद्दों को ना उठाएं। तो इसका तो बेनिफिट है ही, लेकिन जो मेन मेरे हिसाब से जो इसके पीछे एक कारण है वो ये है कि जो वोटर बेस है जिस पर भाजपा डिपेंड कर रही है, या इवन जो स्विंग वोटर है, तो वो जो मैसेजिंग जिस पर वो डिपेंड कर रही है अपने इलेक्टोरल सक्सेस के लिए, वो फिलहाल तक इन मुद्दों से थोड़ा दूर है। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा तक ये दिक्कत ये बना रहे ट्रेंड, क्योंकि एक समय आएगा कि स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जो जो समर्थक भी है वो भी बोलेंगे भाई अब प्रभु बस करो। लेकिन वो समय कब आएगा, और अगर वो समय आएगा तो क्या आपको वो प्रत्यक्ष रूप पर सड़क पर लोग दिखेंगे, या केवल वो वोट देकर बताएंगे कि हम नाराज हैं? ये भी एक चर्चा है कि साइलेंट वोटर जो होता है, कि बहुत नाराजगी है, भरी हुई नाराजगी है, लेकिन आज आप देखिए कि प्रोटेस्ट करने का एक जो कॉस्ट है, एक जो डर बन गया है कि प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल भी हो सकती है। भाई योगी जी तो लखनऊ में पोस्टर लगवा देते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करवा लेते हैं। तो एक प्रोटेस्ट करने का डर भी है, एक मानसिकता में वो डर भी बैठ गया है, जबकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हम डेमोक्रेसी का ये अधिकार कहीं ना कहीं अब हम डर रहे हैं उसको एक्सरसाइज करने से, ये भी एक खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन इसका पलट ये है कि क्या फिर वो गुस्सा एक वोट के रूप में निकलेगा या नहीं। तो इसका एक सिंपल कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैंने आपको बड़े सारे पहलू बताए हैं। आप इन सब पहलू को जोड़कर अपना एक 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 पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैंने तो, मुझे याद है कि इमरजेंसी भी देखी है, क्योंकि मैं कॉलेज डेज में था तो बहुत एक्टिवली याद भी है उसका। पर भारत को इतना असहाय, इतना चुप मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े मेजर मुद्दों के ऊपर, और खासतौर से महंगाई पे जहां भारत उबल पड़ता था पहले, वहां आज उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं सर, इसमें एक ये मुद्दा है ना कि जो एपेटाइट थी उस समय प्रोटेस्ट करने की, आज वो बहुत कम हो गई।
क्योंकि पहले इसके 2-3 कारण हैं। तो ये बात मैं पहले भी एक आध शो में बोल चुका हूँ कि ओवर टाइम प्रोटेस्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। 75-77 में लोगों के पास नौकरियां ही इतनी नहीं थी भी तो कम पैसा मिलता था, तो एक दिन जाके धरने में बैठ गए तो जेल चले भी गए एक आध दिन, तो कोई बात नहीं। आज लोगों के पास हाई प्रोफाइल जॉब्स है, मिडिल क्लास, जो सो कॉल्ड हमारा मिडिल क्लास है, मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ। इतने इतने अपने एक बबल में हम हैं मिडिल क्लास कि भाई हमारी नौकरी है, इसलिए हम खड़े नहीं होंगे उन मुद्दों के लिए जिनसे शायद हमें इतना असर नहीं पड़ रहा, लेकिन नीचे तबके वालों को पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं खड़े होंगे उन मुद्दों के बबल नहीं, वो लगता है बायो बबल में है अभी। लिए। और हाँ, मुझे दूसरी तो बात लगता ये भी है कि परिवारों का जो एक संगठन है वो भी, अगर आप देखें, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, तो एक माता पिता के पास 3-4-6 बच्चे होते थे, एक आध बच्चा चला भी गया संगठन में प्रोटेस्ट में तो कोई नहीं, 4-5 बच्चे हैं और वो देख लेंगे घर का सिचुएशन। आज की तारीख में परिवार भी छोटे हो गए हैं, तो वैल्यू ऑफ लाइफ भी बढ़ गई है, तो कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा जाकर प्रोटेस्ट करे सड़क पर, भगत सिंह हो लेकिन पड़ोसी के घर में। ये जो एक हमारी मेंटालिटी, तो इसके पीछे ये फंडामेंटल कारण है। बट ऑब्वियसली ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ऐसी कि मीडिया का तो, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया को ये उठाना चाहिए मुद्दा, लेकिन मीडिया तो हमको पता है किस नींद में है या वो किस तरह की चीयर लीडिंग कर रहे हैं किन किन मुद्दों पर। तो खैर अलग, ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, इन सब पर बिल्कुल बिल्कुल हर हैरान, एक चीज पर आधे आधे घंटे का शो हो सकता वो हैरानी होती है कि भारत से 25-30 गुना ज्यादा सशक्त और धनी फ्रांस जैसा देश, जहाँ पे पर कैपिटा में इंडिया से 25-30 गुना है, कि उनके लोग भी उबल कर सड़कों पे आते हैं, पेट्रोलियम है। प्राइसेस के बिल्कुल खिलाफ, आते हैं, बिजली के इन खिलाफ आते कंट्रीज हैं। में बहुत सेंसिटिविटी है इन और मुद्दों को लेकर। हमारे यहाँ अब एक ऐसे हम संक्रमण काल में हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं इसे कई बार सोया हुआ भारत बोलता हूँ, इट्स स्लीपिंग जायंट एक्चुअली। तो भारत सो रहा है, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, जो मर्जी होता हो, पास में से घोड़े गुजर जाएं, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये सोए रहेंगे। और सदियों सदियों तक भारत सोया ही रहा है। दरअसल ये है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी कौम को कि ये जागने का प्रयास ही नहीं करते हैं, नींद भी कुंभकर्ण की है इनकी। और कोई मुद्दा ऐसा है आपके जो यूपी चुनाव में प्रभावित कर सकता है, या अभी 4 महीने हैं चुनाव में, करीब 5 महीने, तो क्या कुछ पानी का रुख एक बदलता नजर आता है? कांग्रेस को लेकर एक रुझान दिख रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 महीने की गतिविधियां अगर देखूं, कांग्रेस का एक प्रो दलित टिल्ट दिख रहा है मुझे। जिस प्रकार पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बने, चन्नी आया है। उत्तराखंड में बोल दिया गया कि देखिए, हरीश रावत जी जो खुद कंटेंडर है सीएम पोस्ट के, वो कहते हैं कि उत्तराखंड में दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। जिग्नेश मेवानी को आप ले आते हैं। हम्म, फिर ये अभी प्रियंका गांधी कल एक दलित बस्ती में जाकर झाड़ू लगाती हैं। तो अगर अगर ये एक नई स्ट्रैटेजी बन रही है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस एक समय पर किन 3-4 वोट बैंक पर डिपेंड करती थी, माइनॉरिटी, दलित और अपर कास्ट, खास करके उत्तर प्रदेश। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब वोट बैंक छिटकते गए, अपर कास्ट चला गया बीजेपी के पास, दलित बढ़ गया बीएसपी के पास चला गया। ओबीसी पॉलिटिक्स उस समय शुरू नहीं हुई थी, तो ओबीसी पॉलिटिक्स के फिर नए चैंपियंस बनकर आ गए, और माइनॉरिटी कंसोलिडेशन उनके पीछे होती है जो सबसे अच्छी पोजीशन में होता है बीजेपी को हराने में, ये हम सब जानते, स्ट्रेटेजिक जी, होती है। जी। अगर कांग्रेस ये वोट बैंक रिक्लेम करने की कोशिश करती है तो इससे किसका नुकसान होगा? मेरे अनुसार भाजपा का नुकसान है, क्योंकि भाजपा पिछले 5-6 साल में काफी काफी सारे चुनावों में और बहुत समझदारी से उन्होंने जो मोबिलाइज किया है शेड्यूल्ड कास्ट को अलग अलग राज्यों में। जी उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जांपल जो नॉन जाटव दलित है, जो मायावती का वोट बैंक है, जी 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 मायावती जी का जी जो जी वोट जी बैंक है जी। जाटव, उनको अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारे दलित को उन्होंने मोबिलाइज किया है माइक्रो मैनेज करके। बंगाल में भी यही इनकी स्ट्रैटेजी थी कि एक रघुवंशी थे या मथुआ समाज जो था, उनको मिलाकर एक एसटी वोट बैंक बनाया जाए। तो अगर कांग्रेस वो टिल्ट लेती है, और कांग्रेस वो टिल्ट अगर लेती है, तो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन ये हो कि देखिए, अपर कास्ट तो आने से रहा, अपर कास्ट के लिए बीजेपी ने इतना कर दिया है कि शायद वो अब काफी समय तक बीजेपी के पीछे ही खड़ा रहेगा। हालांकि कहते हैं ब्राह्मण बहुत नाराजगी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? जब तक कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव बनकर नहीं आएगी, तो ब्राह्मण आपको ओबीसी और ये समाजवादी को तो वोट करते हैं मुझे नहीं दिखते। एक समय पर उन्होंने बसपा को सपोर्ट जरूर किया था 2007 में, जब वो आपको याद होगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग अपनी करी थी। लेकिन अब बीएसपी भी इतनी वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं दिखती है। तो कांग्रेस
और कांग्रेस ये जान रही है कि देखिए ओबीसी पर जो पकड़ शायद अखिलेश की है या वहां तेजस्वी की है, वो शायद उनकी कभी नहीं हो पाएगी। तो बचता है दलित वोट बैंक, क्योंकि वहां पर एक स्पेस है कि अगर बीएसपी विड्रॉ हो रही है कहीं ना कहीं, अगर अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं बार बार, बीएसपी आखिरी बॉल आखिरी ओवर में आके क्या कर दे हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो दलित वोट है वो बीजेपी को ही बाय डिफॉल्ट जा रहा है, और जो मायावती जी हैं वो अगर कर भी रही हैं मोबिलाइज, तो सिर्फ जाटव मोबिलाइज हो रहे हैं, नॉन जाटव दलित मोबिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो क्या वहां पर एक स्पेस बनती है अगर वो नीचे के सेक्शंस में नाराजगी है? क्योंकि एक ये भी नैरेटिव है ना कि देखिए वोट आपने हमसे लिया, मैं बोल रहा हूँ हमसे का मतलब है ओबीसी और दलित कम्युनिटी से, लेकिन पावर सारी ऊपर ठाकुर के हाथ में है या ब्राह्मण के हाथ में, ज्यादा ठाकुर के हाथ में, जो कि मुख्यमंत्री उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर कांग्रेस नीचे का वो जो एक सोशल पिरामिड के नीचे का जो वोट बैंक अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो फिर वही बात है, जिन जिन इलाकों में वो एक सब्सटैंशियल वोट बैंक अट्रैक्ट कर लेगी, वहां माइनॉरिटी वोट भी अपने आप आ जाए, बिल्कुल, उससे एक एनर्जी आखिरी, बन जाए। बिल्कुल जाते जी जाते आखिरी जी सवाल, जी लास्ट टेल पीस। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश गवा देती है, जी, एक संभावना बनेगी, आज से 3-4 महीने में अब क्या होता है कुछ बिल्कुल कह नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। अगर बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश खिसक जाता है और वो 150 सीटों तक सीमित हो जाती है, समथिंग लाइक 160 तक, इन हालातों में क्या देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव अपेक्षित है? तो पहली बात तो बहुत बड़ा इफ है, मैं भी आपसे मानता हूँ, हम वो काम नहीं करते कि हम कहते हैं कि हम ये ये सपना देख रहे हैं कि भाजपा हार जाएगी, रियलिस्टिकली बात करते हैं, ऐसा लगता नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसा कि आपने कहा 3-4 महीने में गंगा नदी में बहुत पानी बहेगा, और 6 महीने में तो और भी बहेगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर एक ये पॉसिबिलिटी बनती है, जो अभी कम लग रही है लेकिन जीरो नहीं है, कि बीजेपी हार जाती है, तो बहुत कठिन हो जाएगा आगे फिर, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बंगाल में हार हुई बीजेपी की, आपने देखा उसके बाद कि बंगाल में हार के बाद बीजेपी के अंदरूनी डायनामिक्स बदलने लग गए। जी एक योगी जी खड़े हो गए मोदी जी के सामने, वो शर्मा जी के की नियुक्ति को लेकर। जी अगर बंगाल जीत गए होते तो शायद इतना ओपन शो ऑफ डिसेंट नहीं होता। हमने नहीं देखा है आज से पहले किसी ऐसे मुख्यमंत्री को करते हुए, जो एटलीस्ट जो लोग इस मोदी शाह जी के टर्म में जो पिक हुए हैं चीफ मिनिस्टर, कभी खट्टर साहब, रघुवर दास साहब, जयराम ठाकुर साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वो थे, कभी आपने ऐसे ओपन नहीं डिफाइंस नहीं देखा होगा, योगी जी ने दिखाया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो बंगाल में हार हुई थी वो एक पर्सनल हार थी अमित शाह और मोदी जी कहीं ना। ये अगर ऐसा बात हो, आपकी सही है। हाँ, और हाँ, अगर होता है तो बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें पता इंटरनल नहीं। डायनामिक्स पहले बीजेपी के चेंज लेकिन होंगे, ऑपोजिशन एक में एक ऊर्जा आएगी, लेकिन क्वेश्चन वही होगा कि ऑपोजिशन का शेप एंड फॉर्म कौन डिटरमिन करेगा और कैसे डिटरमिन करेगा। एक इसमें एक जाते जाते एक छोटा सा एक पीस जोड़ना चाहूंगा आपकी बात के साथ। एक फैक्टर और है जो बहुत तेजी से उभर रहा है, जिसे शायद अभी इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहा जाए, उनका केंद्र में बहुत बड़ा चंक उत्तर प्रदेश के बाद जो आता है वो महाराष्ट्र से आता है, जहां बिल्कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, और करेक्ट। शायद उनके पास 40 से ऊपर सीटें थी उस समय। लेकिन अ, सर वो शिवसेना की मिलाकर थी। हाँ, मैं बता रहा हूं, जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जितने भी इलेक्शन रिसेंटली महाराष्ट्र में हुए हैं, जिला परिषद के, पंचायत के या बाई इलेक्शन, सबके ट्रेंड एक जैसे आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लेस देन 25% ऑफ द कॉन्टेस्टेड पोल जो है उसमें आ रही हैं, जो एमवीए के लिए, महाराष्ट्र जो विकास आघाड़ी है, उसके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है ये, कि तीनों कहीं ना कहीं जीतते नजर आते हैं, एनसीपी भी, कांग्रेस भी। और अगर उत्तर प्रदेश में थोड़ा डिक्लाइन होता है और एक बड़ा डिक्लाइन इनको सीटों में महाराष्ट्र से मिलता है, तो चीजें वास्तव में डिफिकल्ट होंगी। लोग अभी इस लेकिन बारे में लेकिन चर्चा लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं डिसएग्रीमेंट ये करूंगा आपका कि हम स्टेट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट को जनरल इलेक्शन से तोड़ कर नहीं थे, क्योंकि लोगों की जो प्रवृत्ति है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वो देखी गई है साफ साफ कि लोकल इलेक्शंस में अलग और सेंट्रल इलेक्शंस में अलग वोटिंग हो रही है। तो ये आप आपकी बात जो सही मैं है। आपको उदाहरण दे देता हूँ, साफ साफ उदाहरण है हमारे पास, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 राज्य कांग्रेस ने निकाले थे चुनाव से 4 महीना पहले, और वो 3 राज्य मिलाकर उनकी 5 सीटें भी नहीं आई थी।
और 3 राज्यों में मेरे ख्याल मिलाकर तकरीबन 60-70 60-65 सीटें। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन तीनों राज्यों में अपोनेंट कांग्रेस था, हाँ, मेन अपोनेंट कांग्रेस थी। करेक्ट। महाराष्ट्र के अंदर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है क्योंकि यहाँ पे उनके भी एक महागुरु बैठे हैं जिनका नाम शरद पवार है, जो कुछ भी कर सकते हैं और उनके अपने-अपने फिefdom हैं, अपने-अपने करेक्ट, एरियाज़ हैं, वेस्टर्न जो महाराष्ट्र में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वेस्टर्न महाराष्ट्र है या कोंकण का एरिया है या विदर्भा के कुछ एरियाज़ हैं। तो इक्वेशन थोड़ी-सी अलग है यहाँ पर जी, उन बिल्कुल, कांग्रेस रूल्ड बिल्कुल, राज्यों की मैं एग्री अपेक्षा। करता हूँ आपसे। तो ये एक बड़ा थ्रेट होगा 2024 में, जहाँ तक मैं परसीव करता हूँ। खैर इन्हीं वो शब्दों के तब साथ तक महाविकास अघाड़ी के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस भी सॉर्ट आउट होने चाहिए, उसकी भी एक कंडीशन ये। हाँ, वो वो कई बार ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 ढाई सीट साल में शेयरिंग को लेकर, क्योंकि एक आएगा, एक पड़ाव ऐसा आएगा जब 48 सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर एक विवाद होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन वही बात है, व्हेन देयर इज शरद पवार एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, तो वहाँ पे उनका एक खुदा बैठा हुआ है जो सब कुछ सॉल्व कर सकता है आगे-पीछे क्योंकि शायद जोड़-तोड़ में उनसे बड़ा महागुरु हिंदुस्तान में कोई आई नहीं है। एग्री विद आई एग्री विद तो यहाँ पर ये है, तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम लेंगे आपसे आज्ञा और कार्तिकेय बत्रा जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला। अमेरिका थैंक से यू। इस टाइम बहुत देर रात हो गई है और उनका सोने का समय भी है। तो हम चलते हैं और जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।